तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम आपके लिए लेकर हैं क्लास 10th के हिंदी बुक जिसका नाम है गोधुली। गोधुली बुक के गद्यखंड के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सारे प्रश्नों को आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो एक याद रखिएगा, आपको गाना सुनाता हूँ। क्या कि माई के दूधवा जैसन कोनो रे मिठाई ना होला, कि माई के दूधवा जैसन कोनो रे मिठाई ना होला। सब कुछ मिल जाला पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए फिर दुनिया में माई ना मिली। चलिए बच्चों, इसी साथ आज का जो क्लास है वो हम शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए आपका प्रश्न क्या है। देखिए तो पहले जानते हैं कि नागरी लिपि चैप्टर आपका नागरी लिपि, और इस नागरी लिपि के लेखक कौन है तो वो आपके है गुणाकर मूले। अरे भाई साहब का हो रहा है, ओ भाई जरा देख के चलो कौन है भाई। गुणाकर मूले जी है। कौन है? अरे गुणाकर मूले जी है। आपके जो नागरी लिपि चैप्टर है इसके लेखक कौन है तो वो आपके है गुणाकर मूले। और ये आपका रहा गुणाकर मूले जी का फिगर है ना। चलिए आज का जो वीडियो है वो हम ऑब्जेक्टिव के लिए लिया है, तो ऑब्जेक्टिव इसमें कवर करेंगे। माई के दूधवा जैसन कोनो रे मिठाई ना मिली। देखिए आपका चैप्टर हो गया नागरी लिपि, इसके VVI ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज जो है आपका पहला प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट, वो क्या है बच्चों? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? पहला प्रश्न है जो नागरी लिपि निबंध है इसके निबंधकार कौन है, अर्थात इसके लेखक कौन है। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन में है गुणाकर मूले, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, या फिर बाबूराम सक्सेना। ये आपका रहा ऑप्शन में। तो चलिए जल्दी से बताइए कि नागरी लिपि के लेखक निबंधकार कौन है। तो अभी आपको बतलाते हैं गुणाकर मूले जी है। कौन है? गुणाकर मूले जी है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, गुणाकर मूले। एक प्रश्न आपको याद हो गया होगा, तो इसी साथ आपको बोलना है बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न, मूले ने अंग्रेजी एवं हिंदी पढ़ाई कहाँ पर की। अर्थात गुणाकर मूले जी हैं, ये इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई कहाँ से किए थे। तो चलिए आपको ऑप्शन से दिख रहा होगा। ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन में है दिल्ली में, जौनपुर में, वर्धा में, या फिर इलाहाबाद में। बतलाइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्धा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। C4 छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के आगे बढ़ना है। और अगला प्रश्न आपका रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। लिपि क्या आता है? हाथ से लिखने वाले कला को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जो हाथ से कुछ को लिखते हैं क्या कहते हैं? लिपियां कहते हैं ना।
चलिए जैसे मान लीजिए हम कॉपी लेते हैं, वो कॉपी ले लेते हैं, इस कॉपी में जो है हम लिख रहे हैं, हाथ से मान लो कुछ लिखेंगे तो हाथ से जो लिखेंगे ना उसे हम क्या कहते हैं, हस्तलिपि को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, हस्तलिपि कहते हैं। जब आप एग्जाम देने जाओगे तब से वहाँ भरा जाएगा लिपि में और आपको लिखना पड़ेगा देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि, है ना, जिसमें कि आप हाथ से लिख रहे कोई चीज़ का कोई चीज़ को। तो क्या बोला कि बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि का क्या है, ऑप्शन देखिए क्या है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है पुत्री, बहन, भगनी या फिर बहू। तो ये जो उसका है वो प्राचीन लिपि क्या है, जो बांग्ला है वो प्राचीन लिपि क्या है, प्राचीन लिपि की बांग्ला जो है वो क्या है, तो भाई बहन है। क्या है, बहन है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बी फॉर बजरंगबली, बी फॉर बजरंगबली बोलना है, बस बी दो बार मैंने बोलिएगा अन्यथा उसका मीनिंग गलत निकल जाता है। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो नेपाली भाषा है, जो नेपाली भाषा है इसे हम किस लिपि में लिखते हैं, नेपाली भाषा को हम किस लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन सुन लो प्यारे बच्चों, गुरुमुखी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में या फिर ब्राह्मणी लिपि में, या लास्ट में आपका ऑप्शन डी में है देवनागरी लिपि में। तो नेपाली भाषा जो किस लिपि में लिखते हैं तो वो लिखते हैं आपका खरोष्ठी में, और खरोष्ठी आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में है। बोलो बी फोर भोलेनाथ की जय हो। अभी सावन का महीना चल रहा है, अभी सावन का महीना चल रहा है, अब बी फोर हो गया भोलेनाथ। अगला प्रश्न आपका है, इसको हम क्या बोले, क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से। ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो अक्षर दिया हुआ है, ये जो अक्षर है लगा क है, इसका जो अक्षर है संबंध में किस वर्तमान अक्षर से है, नेपाली से, मराठी से, तमिल से या फिर बांग्ला, तमिल या फिर बांग्ला से। तो ये जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे करके ये किससे संबंध रखता है, तो मराठी से लेता है, मराठी से, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। किन राजाओं की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। ऑप्शन में है देवगिरी के राजाओं को, विजय नगर के राजाओं का, राष्ट्रकूट के राजाओं का, और नंबर डी में आपका दिया हुआ है चोल राजाओं का या फिर चोल राजाओं का। तीसरा आपका विजय नगर के राजाओं का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न आपका सातवां प्रश्न है। सातवां नंबर जो प्रश्न बच्चों है वो आपको देख क्या है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, ब्राह्मणी, नंद नगरी या फिर देवनागरी या फिर मराठी लिपि या फिर मराठी लिपि। तो मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपकी है देवनागरी लिपि। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सॉरी माफी चाहेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सी फोर बोलना है, सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज, सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर आपको लगता है कि कोई और रख सकते हैं तो रखते हैं सी फोर चखना या फिर सी फोर खोपचा में चल के पियेंगे दारू, है ना। चलिए तो सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा देवनागरी लिपि। प्रश्न क्या था कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, तो भाई कौन सी है, देवनागरी लिपि। कौन सी है, देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका आठवां प्रश्न बच्चों है, आपका आठवां प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पे, अमोघवर्ष कौन था। एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, एक कवि या फिर नंबर डी दिया है एक राजवैद्य या फिर एक राजवैद्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जगह प्रख्यात एक राजपूत था। कौन था, एक प्रख्यात राजपूत राजा थे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका है 9वां प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। जो नागरी लिपि पुस्तक है, जो नागरी लिपि जो निबंध है, इसे किस पुस्तक से लिया गया है। अक्षरों की कहानी से,
भारतीय लिपियों की कहानी से, या फिर अक्षर कथा, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों भारतीय लिपियों, इसका जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है नागरी लिपि पाठ को। अगला प्रश्न है सिद्धतम क्या है? क्या बच्चों कि सिद्धतम क्या है? सिद्धतम क्या है बताइए। ठीक है ना? हाँ दिख रहा है। सिद्धतम क्या है? मंत्र, सिद्ध योगी, साधु, या फिर एक प्रकार की लिपि, या फिर एक प्रकार की लिपि बताइए। जो बच्चे इसका जल्दी से बता देंगे उस बच्चे का नाम ले जाएगा, है ना। आँखों है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खपा खपा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। चलिए किस किस बच्चे से हुआ है चलते हैं। सिद्धतम क्या है बाबू? सिद्धतम क्या है? तो सिद्धतम जो है एक प्रकार की लिपि है। क्या? एक प्रकार की लिपि है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा D4 दबा दो, या D4 धुनी भैया। क्या हो जाएगा? D4 धुनी जी। आगे बढ़ेंगे 11 प्रश्न पे। ये है आपका किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे जो है देवनागरी संज्ञा दी गई है? प्रयाग, काशी, मथुरा, या फिर उज्जैन बताइए। किसे जो है देवनागरी का संज्ञा दिया गया है? तो भाई काशी को। किसे? काशी को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काशीनाथ, है ना। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के कैरस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? किस लिपि में लिखा गया था? ऑप्शन में सुन लो। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन में है नागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, नंदी नागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, या फिर गुरुमुखी लिपि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नागरी लिपि में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका रहा आपके स्क्रीन पे, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा से की? जो गुणाकर मूले जी थे, जो गुणाकर मूले जी हैं, इन्होंने मिडिल स्तर की जो पढ़ाई है, जो मिडिल स्तर की पढ़ाई है, जैसे 8 से लगा लगभग 10 तक हो गया, ये किस भाषा से किए थे? किस भाषा से किए थे? ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आपका ऑप्शन देख लो क्या बच्चों। आपका ऑप्शन में है मराठी भाषा में, बांग्ला भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, या फिर पंजाबी भाषा में। तो गुणाकर जी जो है वो मिडिल स्तर की जो पढ़ाई किए थे वो किस भाषा से किए थे? तो बच्चों वो किए थे मराठी भाषा से किए थे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न क्या आपका? अगला प्रश्न है मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन आपका है, ऑप्शन में है अल्बेरूनी ने, इबन बतूता ने, या फिर मार्को पोलो ने। ऑप्शन डी में है देवराय प्रथम ने। तो क्या बोला गया कि मालवा में जो नागर लिपि का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा किसने कहा था? तो अल्बेरूनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न पे।
और 15वां प्रश्न आपका है, प्रश्न बच्चों है कि विजय नगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। विजय नगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया। ऑप्शन में है ब्राह्मणी लिपि, सिद्धतम लिपि, नंदी नागरी लिपि या फिर नागरी लिपि या फिर बच्चों नागरी लिपि। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा। प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया था। बच्चों ये आपका दिया गया था, क्या दिया हुआ था, ये आपका दिया हुआ था नंदी नागरी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज, C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। और आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका 16 नंबर है। आपका लगभग 50% जो क्वेश्चन है वो पूरा आपका हो गया बच्चों। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कर दो जल्दी से, है ना। अगला प्रश्न है मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशक्ति किस भाषा में है। प्राकृतिक, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर हिंदी में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। और आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका रहा बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है। इंदौर के पास, इलाहाबाद के पास, पुणे के पास या फिर पटना के पास बताइए बेतमा कहाँ है। बेतमा कहाँ है बच्चे। बेतमा जो है वो आपके इंदौर के पास है। कहाँ, इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है तो इंदौर के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न आपका 18वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न आपका किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाया। किस शासक ने अर्थात किस राजा ने अपने सिक्कों में राम सीता नाम लिखवाए एवं राम और सीता जी का क्या है कि उनमें फिगर बनवाए थे। किस राजा ने इसे करवाए थे। ऑप्शन में है शेरशाह सूरी, हरिहर, अकबर या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बताइए। सुबह ले शिव का नाम कर ले बंदे ओ शुभ काम। सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों कौन हो जाएंगे अकबर एक मुस्लिम थे लेकिन ये सभी धर्म को समान दिए थे। सभी धर्म को क्या मानते थे तो समान मानते थे। क्या मानते थे, समान मानते थे। कौन, अकबर सभी धर्मों को ये समान मानते थे। भाई अकबर जो है बहुत ही अच्छे राजा थे, ये सभी धर्मों को समान मानते थे। इन्हीं के समय में जो है रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया जो कि हिंदू का सबसे पवित्र ग्रंथ है। रामचरितमानस जो कि हिंदुओं में हर पूजे पाठ में पढ़ा जाता है रामचरितमानस को। इन्हीं के समय काल में तुलसीदास ने लिखे थे। अर्थात ये किसी धर्म को अपना नहीं मानते थे लेकिन सभी धर्म को समान मानते, सभी धर्म को समानता देते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है हिंदी लिखी जाती है। भाई क्या है कि हिंदी लिखी जाती है। हिंदी जो है वो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में या फिर ब्राह्मणी लिपि में। हिंदी जो है किस में लिखी जाती है तो हिंदी जो है हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को लगा दो, ए को टिक कर दीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आपको बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना हो तो इस सब प्रश्न को पूरा कर लोगे तो आप एक ही बात बोलोगे पल नामा ने टिंकू जिया। अब बिहार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा तो हमने आंसर को भर के दिया, है ना। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन में आपका है 15वीं सदी में। ऑप्शन में क्या है कि 15वीं सदी में, ईसा पूर्व काल में,
8वीं 11वीं सदी में या फिर कभी नहीं, या फिर कभी नहीं। तो ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशीय लिपि, मतलब सभी देश में बोले जाते थे, तो कब, तो 8वीं 11वीं सदी में, 8वीं 11वीं सदी में था। ऑप्शन नंबर सी पर बोलना है, छत्रपति शिवाजी महाराज। आगे बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न आपका 21वां प्रश्न आपका है, 21वां प्रश्न है कि रामायण की रचना किस शासक किस भाषा में की गई है। जो रामायण की जो रचना है ये किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू या फिर अंग्रेजी, उर्दू या फिर अंग्रेजी में, बताइए। रामायण की रचना किस भाषा में की गई है बच्चों, तो ये आपका हिंदी में किया गया था। हिंदी में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, हिंदी में किनके द्वारा, तो वाल्मीकि द्वारा, वाल्मीकि के द्वारा, वाल्मीकि द्वारा किया गया था। किसका रचना, तो रामायण की रचना किया गया था संस्कृत भाषा में, वाल्मीकि द्वारा, है ना। अगला प्रश्न आपका है 22वां नंबर, और 22वां प्रश्न है बच्चों, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। पहले लिखा हुआ है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, नंदी नागरी लिपि या फिर कोंकणी, ब्राह्मणी या फिर सिद्धतम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पहले दक्षिण भारत में भारत की नागरी लिपि क्या कहते थे, तो हम कहते थे सिद्धतम। क्या कहते थे, सिद्धतम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका 23वां नंबर है। ये क्या है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है, अपनी लिपि को क्या कहा है, नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती या फिर ब्राह्मणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा नंदी नागरी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं बच्चों, बस खत्म होने ही वाला है, ज़्यादा नहीं है। क्या है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। क्या कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की जानकारी दी है, संस्कृति, अक्षर कथा, प्राचीन भारत का इतिहास या फिर पुरातात्विक ये पुरा लिपि शास्त्र। तो आप हो जाएगा इसका राइट आंसर अक्षर कथा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था। प्रश्न क्या है कि गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, और ये प्रश्न आप अक्सर पूछा करते हैं लेखा परिचय से कि गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन सुन लो क्या है, ऑप्शन में है 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1938 में, या फिर 1938 में। बताओ जल्दी से, बताओ। बदलिए, गुणाकार मूल्य जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, गुणाकार मूल्य जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो गुणाकार मूल्य का जन्म हुआ है वो हुआ था 1935 में, 1935 में। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और आगे बढ़ जाएंगे, और अगला प्रश्न आपका रहा, अगला प्रश्न क्या है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था, हमने क्या कहा जाता होगा, पाटलिपुत्र या फिर कुसुमपुर, या तो विशालपुर या फिर देवनगर, बतलाइए, ठीक है ना। गुप्तों की राजधानी क्या कहते थे, गुप्तों की राजधानी करते थे देवनगर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, देवनगर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की
कौन सी विधा है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? साक्षात्कार, निबंध, भाषा या फिर कहानी या फिर कहानी। ये नागरी लिपि है ये क्या है? साक्षात्कार है, कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है? तो ये आपका एक निबंध है। क्या है? एक आपका निबंध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? गुणाकर मूले जो है अलग अलग विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? 1500 से अधिक, 2500 से अधिक या फिर 3500 से अधिक या फिर 4500 से अधिक। तो बोलेंगे 2500 से अधिक सर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2500 से अधिक। और आगे बढ़ेंगे 29वां प्रश्न पे। और 29वां प्रश्न है इस्लाम शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लाम शासक का आरंभ काल क्या है? इस्लाम शासक का आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी, 13वीं सदी, 14वीं सदी या फिर 15वीं सदी या फिर 15वीं सदी। तो इस्लाम शासक का जो आरंभ है किस काल में हुआ था? तो 12वीं सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में। और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न है 30 नंबर। और तीसरा प्रश्न है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न क्या है कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में? बताइए गुणाकर मूल्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य जो जन्म का बात करें, समय की बात करें 1935 में, लेकिन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और आगे 31वां प्रश्न आपका है। 31वां प्रश्न रहा है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? जन्म है याद रखना है 1935 में। 1935 में कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अब मृत्यु कहाँ हुई थी बच्चों? मृत्यु कब हुई थी? 95 में, 99 में, 2005 या फिर 2009 में? तो 2009 हो जाएगा बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी है ना। आगे बढ़ेंगे 32वां प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का? बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी या फिर 1023 ईस्वी? तो बोलेंगे बेतमा जो दानपत्र है 1020 ईस्वी का है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की है, गुणाकर मूले की है, गुणाकर मूले, नीलमणि शर्मा, महादेव वर्मा या फिर सुमिंद्रनाथ पंत। तो क्या है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनका की प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूले जी का है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और आगे बढ़ेंगे 34वां प्रश्न पे। ये आपका है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं जो है वो क्या है? भारत की उत्तरी भारत की भाषा है, पश्चिमी भारत की है या फिर पूर्वी भारत की है या फिर दक्षिणी भारत या फिर दक्षिण भारत की या फिर दक्षिण भारत की? बताइए तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम इधर की, इधर वाले का कहाँ क्या है तुम्हारा? तो क्या है आपका? तो उधर आपको पड़ जाएगा कैसे? दक्षिण भारत हो जाएगा आपका, दक्षिण भारत की। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 35वां प्रश्न है नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि का आरंभिक लेख जो है हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन में सुन लो बच्चों क्या है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन में है पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से या फिर उत्तरी भारत से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत से, दक्षिणी भारत से। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है भाई? देवनागरी, ब्रह्मनागरी,
नंदी नागरी या फिर विजय नागरी। क्या आती है? नंदी नागरी। जो दक्षिण भारत की है, दक्षिण भारत की लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी लिपि कहते हैं। दक्षिण भारत की लिपि कहते हैं नंदी नागरी लिपि कहते हैं। दक्षिण भारत की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। 37वां प्रश्न है सर सहरपात की कृति है। सहरपात की कृति है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृक्षक, टीकम या फिर मेघदूत। या फिर मेघदूत आपको हो जाएगा दोहा कोश। दोहा कोश क्या जाएगा? दोहा कोश हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 38वां प्रश्न पे। ये है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध करने में बताया है। संबंध के बारे में बताया है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना में भारत में जो है यूरोप और भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापार का जो संबंध है बताया गया है? किसने बताया गया था? ऑप्शन में है अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत या फिर रामचरितमानस। या फिर रामचरितमानस आपका हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन नंबर सी बोलना है। सी फोर छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक जो है किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? मैक्स मुलर की, बिरजू महाराज की, गुणाकर मूले की या फिर महात्मा गांधी की? या फिर महात्मा गांधी की। तो सूर्य नामक जो पुस्तक है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर आपको कितना हो जाएगा? सी। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुणाकर मूले द्वारा लिखा गया था। और 40वां प्रश्न आपका है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा जो कोश है किसकी रचना है? सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की या फिर गुरु नानक की? या फिर गुरु नानक की। तो इसका जो दोहा जो कोश हो जाएगा, जो दोहा कोश है ये आपका सरपाद की। किसकी है? सरपाद की है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सरपाद हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। आगे बढ़ेंगे 41वां प्रश्न पे। 41वां प्रश्न पे हिंदी के आदि कवि है। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन बताइए? हिंदी के आदि कवि भाई कौन है? ऑप्शन में है चंद्रदाही, अमीर खुसरो, बिहारी लाल या फिर सरहपाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो कब क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, सरहपाद हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। और आपका 42वां नंबर प्रश्न आपका 42वां नंबर है। प्रश्न क्या है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, तेलुगु, मराठी या फिर कन्नड़। तो दक्षिण भारत की जो सबसे द्रविड़ भाषा परिवार में किस कौन सी भाषा को अधिकतम प्राचीन है? तो कौन है? तमिल है। कौन है? तमिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तमिल। कौन जाएगा? तमिल हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। 43वां प्रश्न है ये है नेवारी भाषाएं। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? जो नेवारी भाषा है ये किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्ठी, देवनागरी, खरोष्ठी होगी आपका, सैर सनी या फिर ब्राह्मणी। तो इसका जो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देवनागरी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 44वां प्रश्न पे। और ये आपका है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी या फिर 4थी सदी? या फिर 4थी सदी। तो इसका कब से मिलती है? 8वीं सदी से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो ये आपका टोटल बच्चों कितना रहा? आपका टोटल 44 प्रश्न रहा है ना। और सभी के आंसर आपको हम बता दिए हैं बारी बारी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बहादुर चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।